Hello students. Today in our economics lecture I am going to start chapter number 6, that is the economic reforms since 1991 or Indian economic policy. Firstly, I am going to discuss what is the meaning of economic reforms or new economic policy. Economic reforms refers to a set of economic policies directed to accelerate the pace of growth and डेवलपमेंट. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या है कि ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाती है ताकि कंट्री में शांति लाई जा सके, कंट्री की डेवलपमेंट हो, कंट्री की ग्रोथ की जाए. उसके रिगार्डिंग जो पॉलिसी बनाई जाती है इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए, उसे क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. In 1991, the Government of India initiated a series of economic reforms to pull the Indian economy out of the crisis of 90s. कहते कि जो इंडिया 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट ऑफ सीरीज़ मतलब कि रेगुलर जो है पॉलिसीज रिफॉर्म्स जो है बनानी शुरू कर दी ताकि 1990s के जो क्राइसिस थे उससे ओवरकम हो सके, उसको जो है उसे वापस अपनी कंट्री को दोबारा से डेवलपमेंट की सीरीज़ में लाया जा सके. दिस रिफॉर्म्स कम टू बी नॉन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. इस रिफॉर्म्स को क्या कहा गया था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहा गया है. 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स ऑफ NEPR. अब क्या 3 कंपोनेंट्स थे? द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन. इसमें क्या थी? एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी लिबरलाइजेशन, मतलब कि ढील दे दी गई, लिबरल कर दी गई सारी पॉलिसीज. इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग फॉर द इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड. किसकी जगह पे ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई थी? लाइसेंसिंग की जगह पे. जहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, उन्हें लाइसेंस वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ती थी ऑनर को. वहाँ पे उनकी जो पॉलिसीज़ है उसे लिबरल कर दिया, लाइसेंसिंग स्कीम को काफ़ी लिबरल कर दिया ताकि कुछ एक इंडस्ट्रीज़ पे लाइसेंसिंग को रहने दिया और बाकी सभी इंडस्ट्रीज़ से लाइसेंसिंग जो है वो हटा दी गई और उसकी पॉलिसीज़ को लिबरल कर दिया, आसान कर दिया गया. नेक्स्ट है द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन द प्लेस ऑफ क्वार्टर्स फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन. क्वार्टर्स, पहले क्वार्टर्स होते थे कि इतनी इंडस्ट्रीज जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंडर होंगी, बाकी जो प्राइवेटाइजेशन जो प्राइवेट सेक्टर के अंडर सिर्फ 2-3% इंडस्ट्रीज़ होती थी, 2-3 इंडस्ट्रीज़ होती थी. पर धीरे धीरे क्या कर दिया, उसे प्राइवेटाइजेशन कर दी गई, जहाँ पे मैक्सिमम इंडस्ट्री जो है प्राइवेट सेक्टर के अंडर आ गई और कुछ एक इंडस्ट्रीज जो हैं जैसे कि रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब गवर्नमेंट के अंडर रह गई. थर्ड है द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द प्लेस ऑफ परमिट्स. पहले एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए परमिट्स लेने पड़ते थे, परमिशन लेनी पड़ती थी. तो धीरे धीरे क्या हो गया, उसे ग्लोबलाइज कर दिया गया कि ओवरऑल कंट्री में ग्लोबलाइजेशन, ओवरऑल इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन लाई गई ताकि जो ट्रेड है, फ्री ट्रेड होना शुरू हो जाए, बाहर से इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए. सो जो पहले LQP थी पॉलिसीज, डेट इज़ अ लाइसेंसिंग, क्वार्टर्स एंड परमिट्स रिलेटेड टू दी बिजनेसेस, रिलेटेड टू एंटरप्राइजेस. पर धीरे धीरे उनकी पॉलिसीज़ को चेंज करके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया, डेट इज़ अ LPG. नेक्स्ट इज़ एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के क्या कंपोनेंट्स है? डेट इज़ अ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. इसके 3 कंपोनेंट्स है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. Liberalization of the economy means freedom of producing units from direct or physical control imposed by the government. गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोडक्शन पे या सेलिंग पे जो पॉलिसीज़ पहले गवर्नमेंट की तरफ से होती थी, जो कंट्रोल होते थे, उससे फ्रीडम, आज़ादी दी गई, मतलब कि इकॉनमी को लिबरल कर दिया गया, लिबरलाइजेशन स्टार्ट की गई. अब ये क्यों ये स्टार्ट की गई? फॉलोइंग आर सम नोटेबल ऑब्जर्वेशन इन दिस रिगार्ड. इसके रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, डेटा. Prior to 1991, government has imposed several type of controls on private enterprises in domestic economy. 1991 से पहले गवर्नमेंट ने काफ़ी तरह की डोमेस्टिक इकॉनमी में प्राइवेट एंटरप्राइजेस को लेके काफ़ी तरह की कंट्रोल था गवर्नमेंट का कि क्या इंडस्ट्रीज चलेंगी, क्या नहीं, क्या कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितनी प्रोडक्शन नहीं करनी. दिस इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, प्राइस कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल on goods, import license, foreign exchange control, restrictions on investment by the business houses. अब कैसे कैसे कंट्रोल थे कि कंपनी ने लाइसेंस वगैरह लेना है, कंपनी का प्राइस कंट्रोल करती थी, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, फाइनेंशियल कंट्रोल रखती थी, कंपनी के फंड्स कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, कितने मैक्सिमम फंड्स अरेंज कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को कहाँ पे सेल करना है, या फिर इम्पोर्ट लाइसेंस होते थे कि बाहर से सामान मंगवाना तो उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो धीरे धीरे उसे लिबरल कर दिया गया, उससे फ्री कर दिया गया. इट वॉज एक्सपीरियंस बाय द गवर्नमेंट दैट सेवरल शॉर्टकमिंग्स हैड एमर्ज्ड इन द इकॉनमी ऑन द अकाउंट ऑफ दीज कंट्रोल्स.
और ये भी एक्सपीरियंस किया गया कि गवर्नमेंट के की वजह से इकॉनमी में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस शॉर्टकमिंग्स आई। शॉर्टकमिंग्स का मतलब है काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड जो है वो हो गई, जिसकी वजह से इकॉनमी की डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। These controls had given rise to corruption, undue delays and inefficiency, जिसकी वजह से इकॉनमी में करप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। काफ़ी बेफालतू के डिलेज जो प्रोडक्शन में डिलेज होने शुरू हो गए या फिर सप्लाई में डिलेज होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से इकॉनमी की ग्रोथ जो है वो रुक गई थी। द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैड फॉलन शार्पली एंड हाई कॉस्ट इकोनॉमिक सिस्टम कॉस्ट इनटू बीइंग केम इनटू बीइंग। कह रही कि जिससे क्या हुआ कि जीडीपी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया, काफ़ी स्पीड से डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, और इकॉनमी में जो कॉस्ट सिस्टम है, जो प्राइस सिस्टम है, काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई। प्राइसेस जो है प्रोडक्ट्स के काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने शुरू हो गए। सो ये सभी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इकॉनमी क्या है काफ़ी बैकवर्ड जानी शुरू हो गई, और धीरे धीरे फिर गवर्नमेंट ने उसे लिबरल कर दिया, पॉलिसीज़ को लिबरल करना शुरू कर दिया, लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस की। अब लिबरलाइजेशन अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में की गई, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन। अब क्या क्या किया गया लिबरलाइजेशन में? सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या किया? एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। लाइसेंस को एबॉलिश कर दिया कि जो लाइसेंसिंग है उसे कम कर दिया, ख़त्म कर दिया गया काफ़ी इंडस्ट्रीज से। डैट मीन्स लीकर्स, सिगरेट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव और डेंजरस केमिकल्स को छोड़ के बाकी सभी इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस फ्री कर दिया गया, लाइसेंसिंग उनकी रिड्यूस कर दी गई। देन नेक्स्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया, वैसे उसे कम कर दिया, प्राइवेटाइजेशन की गई, प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज़ किया गया। सिर्फ एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज जो है गवर्नमेंट ने अपने अंडर रख दिए, पब्लिक सेक्टर में रखे गए, बाकी सभी सेक्टर्स को फ्री कर दिया गया, लाइसेंस वगैरह उसका फ्री कर दिया गया। देन डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज़। अब इसमें क्या किया कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उसे डी रिजर्व किया गया ताकि प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो सके, रिसोर्सेज एलोकेट हो सके। डायरेक्ट मार्केट फोर्सेज ऑफ द मार्केट वर अलाउड टू डिटरमाइन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। फोर्सेज ऑफ मार्केट ही डिसाइड करके उन्होंने सामान कहाँ से खरीदना है या रिसोर्सेज कहाँ पे एलोकेट करने हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। जो जब लाइसेंसिंग वगैरह लिबरलाइजेशन हुई तो कंपनीज ने जो इंडस्ट्रीज है उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ किया। इससे क्या हुआ कि जहाँ पे इंडस्ट्री से मशीनरीज वगैरह परचेज़ की हुई थी वो अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने प्रॉफिट्स को भी अर्न कर सके, सोसाइटी में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आएँ। फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। अब पहले कैपिटल गुड्स मंगवाने के लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी इंडस्ट्रीज़ को, पर धीरे धीरे वो भी अबॉलिश कर दी गई कि अपनी मर्ज़ी से जब उन्हें ज़रूरत है वो बिना गवर्नमेंट की परमिशन से कैपिटल गुड्स जो है वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं, दूसरी कंट्री से मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट जो रिफॉर्म था डेट इज़ आ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। इसमें क्या किया, फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी जो है हेल्प मिली। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूड बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इन मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा जो है लिबरलाइज्ड पॉलिसीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस की गई। लाइक इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर इज़ रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। जो रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, वो आरबीआई की तरफ से किया जाता है। लिबरलाइजेशन इम्प्लाइड अ substantial shift in the role of RBI from a regulator to a facilitator of the financial sector। पहले जहाँ पे RBI सिर्फ एक रेगुलेटर था, एक कंट्रोलर था जो कि पूरी फाइनेंशियल सेक्टर को कंट्रोल करता था, धीरे धीरे उसे फैसिलिटेटर बनाया गया। फैसिलिटेटर का मतलब है कि वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए, रेगुलेट करने की बजाय, उसे कंट्रोल करने की बजाय उसे फाइनेंशियल सेक्टर को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड, उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। एंड थर्ड इसमें आ जाता है फिजिकल रिफॉर्म्स। फिजिकल रिफॉर्म्स रिलेटेड टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये किससे रिलेटेड होता है कि गवर्नमेंट की रेवेन्यूज़ क्या है और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है। टैक्स रिफॉर्म्स आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फिजिकल रिफॉर्म्स। अब जो टैक्सेस है वही गवर्नमेंट की जो मेन रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को होती है वो टैक्सेस से होती है। सो टैक्सेस रिफॉर्म जब इसका बेसिक कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है। ब्रॉडली टैक्सेस आर क्लासिफाइड एज टैक्सेस को दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं दोज टैक्सेस द बर्डन ऑफ विच कैनॉट बी शिफ्टेड ऑन अनदर, जिसका बर्डन जो है किसी और पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या हुआ, मेरी जितनी इनकम है मैंने उसी पे टैक्स पे करना है, इसका बर्डन मैं किसी और पे नहीं डाल सकती। या फिर वेल्थ टैक्स सा हो गया। सेकेंड आया था इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या, जिसका बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, या कस्टम ड्यूटी,
जिसमें शॉपकीपर जो है जीएसटी पे करता है, पर वो लेता किससे है? वो कस्टमर से लेता है। कस्टमर आगे फिर किससे लेता है? अगर कस्टमर डायरेक्ट कस्टमर है तो कस्टमर को पे करना पड़ता है। अगर इनडायरेक्ट कस्टमर है मतलब उन्होंने आगे फर्दर गुड्स को प्रोड्यूस करना से और आगे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं तो वो आगे अपने कस्टमर से वो जीएसटी जो है वो चार्ज कर लेते हैं। ठीक है। फोर्थ आते हैं एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या आता है कि एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूड फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म, कि फॉरेन करेंसी के रिफॉर्म्स इसमें आते हैं और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के रिफॉर्म्स आते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स वह इनिशिएटेड इन 1991। ये वाले जो रिफॉर्म्स है 1991 में इनिशिएट हुए थे, स्टार्ट हुए थे विद द डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी, जिसमें इंडियन रुपी की जो वैल्यू है उसे डीवैल्यूएट किया गया, दोबारा से चेक किया गया और दोबारा से मेज़र किया गया कि क्या वैल्यू जो है आज उस टाइम पे इंडियन रुपीज़ की थी। डिवैल्यूएशन इम्प्लाइज अ फॉल इन वैल्यू ऑफ रुपी अगेंस्ट यूएस डॉलर और ब्रिटिश पाउंड, की यूएस डॉलर और ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट रुपीज़ की क्या वैल्यू रह गई है। इम्प्लाइंग दैट यूएस डॉलर और ब्रिटिश पाउंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर रुपी देन बिफोर, और इम्प्लाइंग डैट यूएस डॉलर और ब्रिटिश पाउंड कैन बाय मोर गुड्स इन द इंडियन मार्केट। मतलब कि उनकी जो वैल्यू है वो जो यूएस डॉलर है या ब्रिटिश पाउंड है उनकी वैल्यू जो है इंडियन रुपीज़ से ज़्यादा थी कि वो अपने कम रुपए दे के इंडियन मार्केट से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज जो है वो परचेज कर सकते थे। सो नेक्स्ट आ जाती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसमें क्या होता है, अंडरवेंट दिस सब्सटेंशियल चेंज इन द वेक ऑफ लिबरलाइजेशन। इसमें कि कुछ लिबरलाइजेशन में कुछ और ज़्यादा चेंजेस किए गए, जैसे कि टैरिफ रिस्ट्रिक्शन हैव बीन कंसिडरेबली मॉडरेटेड। जो टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस थी वो उसे मॉडरेट किया गया रेदर देन विदड्रॉन फ्रॉम मैनी आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, और कुछ आइटम्स में से काफ़ी सारी आइटम्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की काफ़ी सारी आइटम्स में से विदड्रॉ कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया टैरिफ पॉलिसी। इंस्टेड ऑफ पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री नाउ देयर इज़ ए पॉलिसी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटर। पहले क्या था, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करते थे कि अपने बाहर से सामान नहीं मंगवाना, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करना और फर्दर वही सेल करना है। तो इससे बाहर से सामान मंगवाने में टैक्स एडिशनल टैक्सेस वगैरह चार्ज किए जाते थे ताकि बाहर की कॉस्ट जो है, बाहर की प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है इंडियन मार्केट में प्रोड्यूस हुए प्रोडक्ट से ज़्यादा हो, जिससे इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जाता था। पर धीरे धीरे उसे रिमूव करके क्या कर दिया, सर्वाइवल टू फिटर कर दिया कि जो प्रोडक्ट जहाँ पे सेल होता है, जैसे सेल होता है उसे सेल कर लो, टैक्सेस वगैरह जो है वो रिड्यूस कर दिए गए। इसके साथ ही हमारा लिबरलाइजेशन कंसेप्ट इज़ फिनिश्ड। यू कैन रीड दिस कंसेप्ट एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।